अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं। CS605 के लेक्चर नंबर 39 एंड 40 में। तो इस लेक्चर के हमारे पास जो टॉपिक हैं वो है इन्वायरमेंट असेसमेंट और दूसरा है प्रोग्राम रिस्ट्रक्टिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट असेसमेंट के बारे में। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है सप्लायर स्टेबिलिटी। ये जो सप्लायर हैं वो हमारे पास अभी तक स्टेबल है, हमारे साथ ही हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है इज़ द सप्लायर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे साथ ही है या नहीं हमारा साथ दे रहा है या छोड़ के चला गया है। इज़ द सप्लायर फाइनेंशियली, क्या सप्लायर हमारे साथ फाइनेंशली कॉन्ट्रैक्ट में है या उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या उसका काम ख़त्म हो गया तो वो चला गया। उसके बाद है फेलियर रेट, फेलियर कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। डज द सपोर्ट सिस्टम क्रैश ऑफन एंड फोर्स सिस्टम रिस्टार्ट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है। जैसे कभी कभी विंडो में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो बार बार सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट होने लग जाता है। तो इसी तरह ही हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं अगर वो क्रैश हो जाए तो वो बार बार फोर्स सिस्टम रिस्टार्ट कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो चुका है, ये अब ज़्यादा नहीं चल सकता, इसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई अपग्रेड या अपडेट की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से हमारे जो फेलियर रेट है वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एज है, एज में हाउ ओल्ड इज़ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ कर रहे हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए वो उनकी एज क्या है, वो कब से हम चला रहे हैं और कितने पुराने हैं। अब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, एडवांस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ होती है। इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम नॉट गुड सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सिस्टम की वो अच्छी क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है। व्हाट लोकल सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लोकल सपोर्ट जो हमें रिक्वायर्ड है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में वो क्या है। इसकी ओरिजिनल वजह यही है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पुराने होते हैं, तो पुराने जब होते हैं तो वो सही से काम नहीं कर सकते, तो वो क्रैश हो जाते हैं, बार बार क्रैश होते हैं, रीस्टार्ट होते हैं, तो सही से काम नहीं कर सकते। और जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस काम हमें चाहिए होता है उतनी सलाहियत उनमें नहीं होती है कि वो हमारा जो काम है वो कर सकें। तो इसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर असेसमेंट, इसमें हमारे पास अंडरस्टैंड एबिलिटी है। इसमें सबसे पहले हाउ कम्प्लेक्स आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड, जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, डिफ़िकल्ट बन गया है, इसका डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो कि हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जो और हमारे जो यूज़र्स हैं वो इसे सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी हमारे सॉफ्टवेयर की असेसमेंट पे बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस, इज़ द डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कंसिस्टेंट एंड अप टू डेट, हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। और उसके बाद चेक करना है कि अप टू डेट, क्या ये अप टू डेट है, अपग्रेड है या अब अभी कोई अपडेट है जो ऐसी जो हमें अपडेट इसकी करनी है, इंस्टॉल करनी है। हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है, इससे डॉक्यूमेंटेशन से ही हमें अपने यूज़र की रिक्वायरमेंट्स का पता चलता है कि वो हमारा यूज़र एक्चुअली चाहता क्या है, उसे कौन से काम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए और किस तरह का चाहिए, कौन सा डिज़ाइन चाहिए और क्या क्या उसमें उसे फ़ायदे चाहिए जिसकी वजह से वो ये सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है। उसके बाद है डेटा, डेटा हमारे पास रॉ मटेरियल्स होता है जिसको प्रोसेस करके हम उसे इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं। इज़ देयर एनी डाटा एक्सप्लिसिट डाटा मॉडल फॉर द सिस्टम, हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा है जिसकी वजाहत करके हमें कोई मॉडल दिया गया हो कि इस तरह का सिस्टम हमने तैयार करना है। उसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मॉडर्न कंपाइलर्स
अवेलेबल फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आजकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे सी लैंग्वेज वगैरह, ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेजेस हैं। ये ओनली हम इसलिए पढ़े हैं कि पिछले जो सॉफ्टवेयर पहले बनते थे उनकी कोडिंग कैसी होती थी और किस तरह से वो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे। आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल तो एक छोटी सी वेबसाइट बनानी हो तो लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ये C++ की तरफ तो अब लोग आते ही नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराना प्रोग्राम है। अब तो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं और कोडिंग के बगैर ही अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह और अपनी इम्प्लीमेंटेशन और ये जो वेबसाइट वगैरह वो बना लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये पुराना काम है। कंपाइलर्स जो हैं वो मॉडर्न तरीके के अब हमें चाहिए, जिनकी वजह से हम जल्दी से जल्दी अपनी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होंगी या हमारा जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, उसको हम टेस्टिंग करके उनमें से बग को रिमूव करके अपने होल प्रोग्राम को चला सकेंगे। उसके बाद हमारे पास है टेस्ट डेटा। जब ये सारा काम डिबगिंग का हो जाए तो उसके बाद बारी आती है टेस्टिंग की। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद होल टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग में हम अपने डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके फिर हम उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म का एरर तो नहीं है। जब अगर हो तो उसे हम डिबग कर देते हैं और उसके बाद हमने होल टेस्टिंग करनी होती है। होल टेस्टिंग में सारे के सारे जो बग्स होते हैं उनको रिमूव करके दोबारा से होल टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसकी कंफर्मेशन की जाती है। डज टेस्ट डाटा फॉर सिस्टम एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा है जो सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करता है, जिसे हमने टेस्ट करना है। उसके बाद इज़ देयर आर रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन टेस्ट। हमारे पास कोई रिकॉर्ड है रजिस्ट्रेशन टेस्ट का कैरिड आउट व्हेन न्यू फीचर्स हैव बीन एडेड टू द सिस्टम। जब हमने अपने सिस्टम में नए फीचर्स ऐड करने हैं तो उससे पहले जो भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन टेस्ट है उसका रिकॉर्ड या जितना भी हमारे पास डाटा है उसका रिकॉर्ड हमने अपने पास लाजमी रखना है। उसके बाद पर्सनल स्किल्स में आर देयर पीपल अवेलेबल हु हैव द स्किल्स टू मेंटेन द सिस्टम। ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए कि हमारे पास सिस्टम होने चाहिए। सिस्टम से पहले हमारे पास स्किलफुल लोग होने चाहिए जिनमें ऐसे स्किल्स हों कि वो ये काम कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के अहल हैं और उनको फिर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर वो अपना काम स्टार्ट करके तो किसी भी प्रोडक्ट पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर की री इंजीनियरिंग है। इसका ये एक डेमो हमारे सामने है। री इम्प्लीमेंटिंग लीगेसी सिस्टम टू मेक दैम मोर मेंटेनेबल। किसी भी सॉफ्टवेयर को मोर मेंटेनेबल बनाने के लिए जो स्टेप्स हमारे पास प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें सबसे पहले यहाँ पे इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री एनालिसिस इसमें ये हम सारे के सारे आगे डिटेल में अभी पढ़ते हैं। इन्वेंट्री एनालिसिस के बाद हमारे पास आएगी डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग होता है किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर है उससे दोबारा से क्रिएट करना, उसमें से कोई चेंजिंग वगैरह करनी। डॉक्यूमेंट की हमने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। उसके बाद हमारा अगला जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो है रिवर्स इंजीनियरिंग का। कि रिवर्स इंजीनियरिंग में हम अपने डाटा और प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने किस तरह से कोई भी डाटा या कोई भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद आ जाता है कोड रिस्ट्रक्चरिंग। ज़ाहिर सी बात है जब हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो हमें अपना कोड भी चेंज करना पड़ेगा, तो कोड को दोबारा से रिस्ट्रक्ट करेंगे और रिस्ट्रक्ट करने के बाद डाटा रिस्ट्रक्टिंग। जब कोड रिस्ट्रक्ट होगा तो डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आएगा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कि जी ये जो डाटा हमने चेंज किया है, रिस्ट्रक्ट किया है, इसको हम अब चेंज करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे इंजीनियरिंग की तरफ। तो इसके बाद हमारे पास आएगा इन्वेंट्री एनालिसिस जो हमने अभी पढ़ा। इन्वेंट्री में ये जो एप्लीकेशंस आती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है वो है साइज़, हमारे प्रोडक्ट का जो साइज़ है, एज है, हमारे सॉफ्टवेयर्स की बिजनेस क्रिटिकलिटी, उसके बाद करंट मेंटेनेबिलिटी कि इसको हमने मेंटेन किस तरह से करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने इन्वेंट्री एनालिसिस में देखनी होती है। इन्वेंट्री शुड बी अपडेटेड रेगुलरली एज द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन कैन चेंज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
टाइम के लिहाज से अपने सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं उनको स्टेटस को बार बार हमने रेगुलरली अपडेट और अपग्रेड करते रहना है, ताकि हमें नई फीचर्स जो हैं वो टाइम से मिलते रहें और हम अपने काम को जल्दी से और आसानी से सर अंजाम दे सकें। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग है, इसमें वो वीक डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ मैनी लेगेसी एप्लीकेशंस। वीक जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो हमारी लेगेसी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें सबसे पहले है क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, उसके बाद है अपडेट डॉक्यूमेंटेशन। हमने बार बार इसे अपडेट भी करते रहना है टाइम से, कि जो भी नए फीचर्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हमने जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं उसके हिसाब से सारा हमारा प्रोग्राम जो है वो चेंज होता जाए। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन रिकवरी। डिज़ाइन की रिकवरी के लिए ये रिवर्स जो इंजीनियरिंग है इस्तेमाल की जाती है। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो रिवर्स इंजीनियरिंग टू अंडरस्टैंड प्रोसेसिंग को समझने के लिए कि हमने कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया और किस तरह से इस्तेमाल किया है और क्यों इस्तेमाल किया है, ये सारी की सारी बात को समझने के लिए हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी चीज़ इसमें है अंडरस्टैंडिंग डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ पे प्रोग्राम को हमने रिस्ट्रक्चरिंग करना है, प्रोग्राम को दोबारा से स्ट्रक्चर करके इसका नया स्ट्रक्चर बनाना है। तो मॉडिफाई सोर्स कोड की वजाहत करनी एंड डाटा इन ऑर्डर टू मेक इट चेंजेबल टू फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर में किसी भी सोर्स कोड की चेंजिंग करने के लिए हमें किसी भी सोर्स कोड को या डाटा को चेंजेबल बनाना पड़ता है। उसके बाद है कोड रिस्ट्रक्चरिंग। डिज़ाइन विद सेम फंक्शन। कोई भी जो हमारा फंक्शन है, कोई भी प्रोडक्ट है, पुरानी अगर हो गई है या हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया, तो उसी के साथ का हमने सिस्टम बनाना है और फंक्शन बनाना है विद हायर क्वालिटी देन ओरिजिनल प्रोग्राम। ऐसा बनाना है कि उसे डिज़ाइन ही ऐसा करना है कि ओरिजिनल प्रोग्राम से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की उसमें फंक्शंस हो, उसका डिज़ाइन जो है वो ओरिजिनल प्रोग्राम से भी ज़्यादा अच्छा हो। उसके बाद डाटा रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व रिस्ट्रक्चरिंग द डाटाबेस। हमारे पास जो डाटाबेस होगा उसको, डाटाबेस होता है तरतीब से किसी भी डाटा को अपने पास तरतीब से रखना, इसे हम डाटाबेस कहते हैं। तो इसको दोबारा से रिस्ट्रक्ट करना, ये भी डाटा रिस्ट्रक्चरिंग में आएगा। उसके बाद में इन्वॉल्व कोड रिस्ट्रक्चरिंग। तो जाहिर सी बात है, जब डाटा चेंज होगा, डाटाबेस चेंज होगा, डाटा का डिज़ाइन चेंज होगा, तो कोड भी ऑटोमेटिकली हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का। एप्लीकेशन ऑफ SE यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेशन है उसमें है मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो मेथड हमने यूज़ करने हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास है, जो प्लानिंग हमने की है, जिस पे हमने काम करना है टू रिक्रिएट एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। किसी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को रिक्रिएट करने के लिए, दोबारा से बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए जो मेथड कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किए हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कहलाते हैं। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में फॉरवर्ड इंजीनियरिंग डज नॉट सिंपली क्रिएट अ मॉडर्न इक्वलेंट ऑफ एन ऑर्डर प्रोग्राम। ये ज़्यादातर सिर्फ मॉडर्न हमारे पास प्रोग्राम ही नहीं बनाती है, रेदर देन न्यू यूज़र्स के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी पूरा करती हैं। उनमें जितनी भी री इंजीनियरिंग के लिए एफ़र्ट्स इस्तेमाल होती हैं उनमें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है द इकोनॉमिक्स ऑफ री इंजीनियरिंग। इसमें हमने सिर्फ यही चेक करना होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस हद तक मेंटेनेबल है। तो जब हम कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसको मेंटेनेबल करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है C मेंटेनेंस इज इक्वल टू P3 माइनस इंटू P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई L।
तो यहाँ पे हम नीचे पढ़ लेते हैं P1 हमारे पास जो है वो करंट एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। हमारे पास जो भी एनुअल कॉस्ट आ रही है किसी भी प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए वो हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। उसके बाद P2 हमारे पास है करंट एनुअल ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। किसी भी प्रोडक्ट के ऑपरेशन करने में से चलाने के लिए जो भी हमारी लागत आ रही है, किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो लागत आ रही है हमारे पास वो हमारी ऑपरेशन कॉस्ट होगी। और P3 हमारे पास जो है वो करंट एनुअल बिजनेस वैल्यू है किसी भी एप्लीकेशन की। तो हमने करना यही है कि हमारी जो बिज़नेस वैल्यू होगी इसमें से हमने ऑपरेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट को माइनस कर देना है और L इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सिस्टम। हमने अपने पास से सिस्टम की जो लाइफ है वो एक्सपेक्ट कर लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास आंसर आएगा। तो जो भी आंसर हमें मिलेगा वो हमारी इकोनॉमिक्स की यानी कि सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस होगी। तो आज के हमारे भी इस लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे क्वेश्चन लाजमी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।